एक गरीब दो अमीर सहेलियां। कितनी सुंदर लग रही है हमारी सिमरन, किसी की नजर न लगे। ऐसा लग रहा है फलक का चांद आज जमीन पर उतर आया हो। बस भी करो तुम दोनों, कितनी तारीफ करोगी मेरी। इसमें हमारी आंखों का क्या कसूर जब हमारी सहेली सुंदरी ही इतनी लग रही है। मुझे तो अभी भी यकीन नहीं हो रहा है कि आज सिमरन की शादी है। कल तक जो हमारे साथ खेलती थी, कल से उसके ऊपर कितनी जिम्मेदारियां आने वाली हैं। चलो हम तीनों एक दूसरे से प्रॉमिस करते हैं कि शादी के बाद भी हम तीनों अक्सर एक दूसरे से मिला करेंगे। दोस्तों, हम तीनों प्रॉमिस करते हैं। लगता है बारात आ गई, तू यहीं रुक, मैं और अनिका नीचे जाते हैं। जीजू की भी तो थोड़ी टांग खिंचाई करनी है। थोड़ी देर में शादी का मुहूर्त आता है। सारी विधि विधान से सिमरन की परम के लड़के से शादी होती है, जिसके बाद अपने परिवार विदा लेकर सिमरन अपने ससुराल चली जाती है और ऐसे ही 2 महीने गुजर जाते हैं। सिमरन बहू, तू यहाँ है और मैं तुझे तेरे कमरे में ढूंढ रही थी। देख, मैं तेरे लिए क्या लेकर आई हूँ। ये हार मैंने तेरे लिए बनवाया था। इसका ऑर्डर तो मैंने तेरी शादी से पहले ही दे दिया था, लेकिन बनने में देरी हो गई, वरना यह हार मैं तुझे तेरी मुंह दिखाई पर ही देती। यह हार तुझ पर काफी ज्यादा सुंदर लगेगा, है ना ज्योति बहू? जी माँ जी। बाप रे बाप, कितना भारी हार है। कम से कम 15 से 20 लाख रुपए का तो होगा ही। मेरी शादी में तो माँ जी ने मुझे इतना महंगा हार नहीं दिया, और इसे तो आए हुए 2 महीने भी नहीं हुए हैं, और माँ जी इसे इतने महंगे महंगे हार दे रही हैं। मन ही मन ये सोचते हुए ज्योति अपने कमरे में चली जाती है। क्या हुआ ज्योति, तुम इतने गुस्से में क्यों लग रही हो? आपने देखा नहीं, माँ जी ने सिमरन को कितना महंगा हार दिया है। तो क्या हुआ? अगर तुम्हें भी हार चाहिए तो मुझे बता दो, मैं तुम्हारे लिए उससे भी अच्छा हार बनवा दूंगा। तुम्हारे देने में और माँ जी के देने में फर्क है। जब से मेरी देवरानी आई है तब से माँ जी अपना सारा लाड प्यार उस पर लुटाए जा रही हैं। मुझे तो डर है कल को सारी की सारी प्रॉपर्टी माँ जी उसके नाम ना कर दे। तुम भी कभी कभी बहुत ज्यादा सोचती हो। घर की बड़ी बहू और जेठानी होने की वजह से ज्योति को अपनी सास का अपनी देवरानी को ज्यादा प्यार करना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। ऐसे ही एक दिन, सिमरन बहू, ये ले। ये क्या है माँ जी? हमारी जो रामपुर वाली हवेली है ना, वो मैंने तेरे और परम के नाम कर दी है। ये उसी के ही पेपर है। जाकर अपने लॉकर में संभाल के रख दे। देवरानी के नाम प्रॉपर्टी का इतना बड़ा हिस्सा नाम होता देख ज्योति आग बबूला हो जाती है और अपने कमरे में जाकर गुस्से में सामान को फेंकने लगती है। ज्योति, ये क्या कर रही हो? तुम पागल तो नहीं हो गई? हाँ, मैं पागल हो गई हूँ। तुम्हें क्या कुछ दिखाई नहीं देता? उस दिन माँ जी ने उसे इतना महंगा हार दिया, और आज माँ जी ने उसे रामपुर वाली हवेली ही नाम कर दी। तुम ये बात क्यों भूल जाते हो कि हमारा बेटा नहीं बेटी है। अगर कल को सिमरन एक बेटे को जन्म देगी तो माँ जी सारी की सारी प्रॉपर्टी उसके बेटे के ही नाम कर देंगी। फिर हमारी बेटी का क्या होगा? हर एक छोटी सी छोटी चीज के लिए हमें उनसे भीख मांगनी पड़ेगी। ज्योति, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, लेकिन तुम फिक्र मत करो, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। मैंने सोच लिया है कि मुझे क्या करना है। अमर अपनी फैमिली लॉयर को पैसों का लालच देकर घर की सारी प्रॉपर्टी के पेपर्स धोखे से अपने नाम करवा लेता है। अमर की यह हरकत जैसे ही घर में सबको पता लगती है। अरे तुझे शर्म नहीं आई इतनी नीच हरकत करते हुए? अगर तुझे प्रॉपर्टी और पैसों का इतना ही लालच था तो मुझे बोल देता, मैं बंटवारा करके तुझे तेरी प्रॉपर्टी दे देता। आधी प्रॉपर्टी लेकर मैं क्या करता? मजा तो पूरी प्रॉपर्टी में है ना। यह प्रॉपर्टी, घर जायदाद सब हमारे नाम है, इसलिए अब आप लोग यहां से जा सकते हैं। ज्योति घर के नौकरों के हाथ से अपने सास ससुर और देवर देवरानी को धक्के मार के घर से बाहर निकाल देते हैं, जिसके बाद अब सारा परिवार बेघर और बेसहारा हो जाता है। अब सारा परिवार सिर छुपाने के लिए मजबूरन सड़क के किनारे झोपड़पट्टी में रह रहे गरीब लोगों के साथ ही एक तिरपाल डालकर रहता है। अरे आजकल के लोगों को क्या हो गया है? क्या हुआ जी, आप इतना गुस्से में क्यों हैं? अरे गुस्सा न करूं तो क्या करूं? इतने सालों का एक्सपीरियंस और अच्छी डिग्री होने के बावजूद भी कोई भी कंपनी मुझे हायर नहीं कर रही है। परेशान मत होइए, कोई ना कोई कंपनी में आपको काम जरूर मिल जाएगा। हाँ परम बेटा, तू फिक्र मत कर, अभी तेरा बाप जिंदा है। मैं मेहनत मजदूरी करूंगा, लेकिन घर में किसी को भूखा नहीं सोने दूंगा। तेरी माँ भी अभी जिंदा है, जरूरत पड़ी तो मैं भी लोगों के घर में काम करूंगी। मम्मी पापा मुझे माफ कर दीजिएगा, एक बेटे के होते हुए भी आप लोगों को कैसे दिन देखने पड़ रहे हैं। अब पूरा परिवार अपना पेट पालने के लिए कड़ी मेहनत करना शुरू कर देता है।
संजय जहां बड़ी बड़ी फैक्ट्री में बोरी ढोने का काम करता है, वहीं सविता सड़कों पर झाड़ू लगाती है। जहां परम मजदूरी का काम करता है, वहीं सिमरन लोगों के घर में झाड़ू पोछा लगाती है। क्या हुआ बहू, तू रोटी क्यों नहीं खा रही? कैसे खाएगी माँ, हमारी वजह से इस बेचारी को भी सूखी रोटी खाकर अपना गुजारा करना पड़ रहा है। परम की बात सुन सिमरन की आंखों में आंसू आ जाते हैं। ये क्या सिमरन, तू आज सादी रोटी क्यों लेकर आई है? तुझे तो बटर वाली रोटी पसंद है ना? हाँ, लेकिन आज मेरी मेट रोटी पर बटर लगाना ही भूल गई, इसीलिए मैं ऐसे ही ले आई। तू हमारी रोटी खा ले, हमें पता है तुझे बिना बटर की रोटी खाना बिल्कुल पसंद नहीं है। जो सिमरन बिना बटर की रोटियां नहीं खाती थी, आज उसी सिमरन को अपने ससुराल में सूखी रोटियां खानी पड़ रही थी। अपने पुराने पलों को याद करते हुए कैसे उसकी सहेली हमेशा उसकी छोटी छोटी चीजों का ख्याल रखती थी, इस बात को याद करती हुई सिमरन की आंखों में आंसू आ जाते हैं। मेरा हाथ। अरे ओ महारानी, हाथों में मेहंदी लगी है जो इतने धीरे धीरे कपड़े धो रही है? जरा जल्दी धो, अभी तो घर के इतने सारे काम पड़े हैं। मालकिन, मेरे हाथ में चोट लग गई है, खून निकल रहा है, अब मैं कपड़े नहीं धो पाऊंगी। अरे वाह, आजकल तुम नौकरानियों की भी इतने चोंचली बाजी है। चुपचाप से काम कर, समझी? आई बड़ी काम नहीं करेगी। अगर इतनी नाजुक है ना तो कल से घर बैठ, काम पर आने की कोई जरूरत नहीं है, समझी? अपनी मालकिन की बात सुन सिमरन की आंखों में आंसू आ जाते हैं और बेचारी खून से लथपथ अपने हाथ को पानी से धोकर दोबारा कपड़े धोने लगती है और कपड़े धोते धोते फिर से अपनी और अपनी सहेलियों की पुरानी पलों को याद करने लगती है। लग गई ना? तुझे कितनी बार कहा था कि जब तुझे सब्जी काटनी नहीं आती तो मत कर, लेकिन तुझे ही शौक था ना सब्जी काटने का। थोड़ी सी उंगली ही तो कटी है, इसमें तुम दोनों इतना क्यों डांट रही हो? देख कितना खून निकल रहा है। अनिका, तो इसका हाथ धुलवा, मैं जल्दी से दवाई लेकर आती हूँ। ईशा जल्दी से कमरे में जाती है और फर्स्ट एड बॉक्स लाकर सिमरन की कटी हुई उंगली पर दवाई लगाने लगती है। सिमरन को कभी किसी चीज की परेशानी न हो, इस बात का ईशा अनिका हमेशा ध्यान रखती थी। जब भी सिमरन को किसी भी बात की परेशानी होती तो सबसे ज्यादा दुख उसकी दोनों सहेलियों को ही होता था। मेरे खाने पीने का, मेरी छोटी से बड़ी चीजों का मेरी दोनों सहेली मेरा कितना ख्याल रखती थी। अगर आज उन्हें पता होता कि मैं ऐसी हालत में हूँ तो वो दोनों मेरे पास चली आती, लेकिन न जाने वो दोनों कहाँ हैं। मुझे उनकी बहुत याद आ रही है। अपनी सहेलियों को याद करते हुए सिमरन बहुत रोती है। ऐसे ही समय गुजरता है और एक दिन, पिताजी की तबीयत तो ठीक है ना? कैसे ठीक होगी बेटा, सरकारी दवाई खाने से उनकी दवाई तो मिल गई, लेकिन दवाई का असर तब होगा जब इंसान के शरीर में कुछ जाए। घर में तो कुछ नहीं है, लेकिन मैंने सुना है आज पास वाले पार्क में कुछ लोग हम गरीबों के लिए खाना देंगे। मैं वहीं चली जाती हूँ, कुछ तो मिल ही जाएगा। आप तब तक पिताजी का ध्यान रखिएगा। सिमरन पास वाले पार्क में जाती है। 1 घंटे बाद सिमरन का नंबर आता है। सिमरन जैसे ही खाना लेने के लिए हाथ बढ़ाती है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि जो अमीर लोग वहां उन गरीबों को खाना बांट रहे होते हैं वो कोई और नहीं बल्कि उसकी दोनों सहेलियां ईशा और अनिका होती हैं। सिमरन, तो यहाँ पर इन लोगों में ये तेरी क्या हालत हो गई? दोनों सहेलियां गरीब लोगों में बैठी हुई अपनी दोस्त सिमरन को उठाती हैं और उसे साइड में लेकर जाती हैं। सिमरन, ये सब क्या है और तेरी क्या हालत हो गई है? तो यहाँ पर ये क्या कर रही है? हमें तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। बताना सिमरन, ये क्या हो रहा है? अपनी सहेलियों की पूछने पर सिमरन अपनी जेठानी के किए गए सारी करतूत को अपनी दोनों सहेलियों को बता देती है। अब मैं समझी तेरा फोन क्यों नहीं लग रहा था। हम पिछले 1-1.5 महीने से तेरे फोन ट्राई कर रहे थे, लेकिन तेरा फोन लगता ही नहीं था और हमें ये लगा कि शादी के बाद तो हमें भूल गई है। ऐसा नहीं है, मैं मर सकती हूँ लेकिन तुम दोनों को कभी भूल नहीं सकती। तू रोना बंद कर, अब हम तुझे इंसाफ दिलाएंगे। तेरे जेठानी ने जो किया उसकी सजा तो उसे मिलकर ही रहेगी। अनिका शहर के सबसे बड़े लॉयर से बात करती है, जिसके चलते ज्योति और अमर ने जो फ्रॉड किया होता है वो फ्रॉड पकड़ा जाता है और दोनों को पुलिस जेल में बंद कर देती है और फिर से सारी प्रॉपर्टी संजय और सविता के नाम हो जाती है। ईशा और अनीता, आज तुम दोनों की वजह से ही सब कुछ ठीक हो पाया है। अरे पतली, अब तो क्या हमें थैंक यू बोलेगी? चल खुश हो जा, देख तुम लोगों का घर तुम्हें वापस मिल गया है और अब सब कुछ पहले की तरह हो गया है। अनिका और ईशा की मदद से सिमरन के ससुराल वालों को उनका घर वापस मिल जाता है। वहीं सिमरन को भी उसकी दोनों सहेलियां वापस मिल जाती हैं।